जय हिंद दोस्तों जियो पॉलिटिक्स के ऊपर हम लगातार डिस्कशन करते रहते हैं। ऐसे में सवाल लगभग हमारा कश्मीर, चाइना और पाकिस्तान के आसपास घूमता रहता है और ऐसे में भारत का इस समय पर सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि जिस तरीके से भारत की फॉरेन पॉलिसी दिखाई दे रही है, जिस तरीके से भारत पूरी दुनिया में रिएक्ट कर रहा है और जो एक्टिविटीज़ भारत पूरी दुनिया के अंदर रिलेशंस दिखा रहा है, यहाँ तक कि यूक्रेन से भी जो खबर आई कि यूक्रेन ने इंडियंस को बैन कर दिया है, जो भी, तो साफ तरीके से इंडिया वहां कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और जिस तरीके से मजबूती से रशिया के साथ खड़ा हुआ है, खुले तौर पर एक चीज साफ नजर आ रही है कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी आज के दिन खुले तौर पर सिर्फ और सिर्फ चाइना के आसपास मंडरा रहा है या फिर देख रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है ये फोटो। चाइना इस टाइम पर नो डाउट इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है। अब क्योंकि इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है तो इसकी एस्पिरेशंस आज के दिन उस इकोनॉमिक सुपर पावर को मिलिट्री सुपर पावर में कन्वर्ट करके और पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेने की एक इच्छा इस देश के अंदर जाग चुकी है। कम से कम इस देश के जो राजा हैं या हेड ऑफ द स्टेट हैं शी जिनपिंग, उसके लिए तो जाग चुकी हैं कि इतिहास में उसका नाम माओ जेडोंग की तरह अमर हो जाए। जिस तरीके से इतिहास में माओ जेडोंग का नाम है, उस तरीके से चाइना का नाम, शी जिनपिंग का नाम भी चाइना के इतिहास में, कम से कम चाइना के इतिहास में सम्मानजनक तरीके से लिया जाए। माओ जेडोंग ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की नींव रखी और मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफ चाइना का रूल जो है वो चाइना के अंदर इस्टेब्लिश किया। तो शी जिनपिंग इस क्रेडिट को क्रिएट करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में चीन का डंका बजाने वाला मैं था। इसीलिए वो कभी BRI प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कभी उनका BRI प्रोजेक्ट है, कभी उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से लेकर CPEC से लेकर दुनिया को डेट ट्रैप में फंसाने से लेकर हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ चाइना की चारों तरफ की पॉलिसी नजर आएगी। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूं कि अगर आप IAS PCS या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स में से 1000 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए हमने एक इंडिया का सबसे बड़ा NCERT स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है और अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स टॉपर होंगे, टॉप 1000 स्टूडेंट्स को हम ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो इसलिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, जल्दी से जल्दी हमारे इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपना स्लॉट बुक कीजिए। 14 अगस्त को रजिस्ट्रेशन है और 14 अगस्त को टेस्ट होगा। 4 स्लॉट्स में टेस्ट होगा, 4 में से किसी भी स्लॉट में आके आप टेस्ट दे सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं और जल्दी से जल्दी टेस्ट देना, मतलब टेस्ट के लिए रजिस्टर करके अपनी सीट्स को बुक करें। ऐप हमारी डाउनलोड करेंगे, स्टडी टेबल जो ऐप है वो प्ले स्टोर से मिलेगी। रजिस्ट्रेशन फ्री है तो जल्दी से जल्दी आप रजिस्टर। जब भी कोई सुपर पावर बनना चाहेगा देश, तो एक बात हमेशा समझ लीजिएगा कि सुपर पावर वो तभी बन सकता है जब उसके सामने कोई बड़ी शक्ति, उसके खासकर उसके आस पड़ोस में कोई बड़ी शक्ति उसको चैलेंज करने की सिचुएशन के अंदर ना हो। यहां अगर आप देखते हैं तो चाइना एशिया का सबसे बड़ा देश है, अगर रूस को एक्सक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि रशिया जो है वो असलियत में उसकी राजधानी मॉस्को यानी यूरोप में पड़ती है। तो रशिया यूरोपियन कंट्री कहलाता है, हालांकि साइबेरियन रीजन उसका एशियन पार्ट है जहां पर उसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन चाइना जो है वो इसी वजह से, चाइना जो है एशिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश और उसका पड़ोसी इंडिया इस समय पर दुनिया का चाइना के अगेंस्ट खड़ा होने वाला इकलौता ऐसा देश, जो कि मतलब एशिया का इकलौता ऐसा देश जो चाइना को हर तरीके से टक्कर दे सकता है। पॉपुलेशन वाइज, रिसोर्स वाइज, मैन रिसोर्सेज, मतलब हर तरीके से कई मामलों में चाइना, भले ही आज चाइना आगे है, लेकिन कई मामलों में इंडिया जो है वो चाइना से बेटर परफॉर्म करता हुआ भविष्य में नजर आने की संभावना है।
ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है, एक सुपर पावर बनने का सपना पाले एक व्यक्ति या एक पावर पहले दिन से इंडिया को कम से कम फ्रेंड तो मानकर नहीं चलेगा, चाइना जैसा। और यही रीजन थी कि अगर चाइना के पार्ट को देखा जाए तो फ्रॉम द डे वन चाइना जो है, जब से माओ जेडोंग की सरकार 1949 में आई, 1950 के अंदर तिब्बत पर जिस तरीके से कब्जा किया और उसके बाद जिस तरीके से दलाई लामा को भाग के आना पड़ा, जिस तरीके से शिनजियांग के ऊपर कब्जा किया और आउटर मंगोलिया के एरिया के ऊपर चाइना ने कब्जा किया, पहले दिन बता दिया या आते ही सबसे पहले बता दिया कि भाई हम एक सुपर पावर माइंडसेट रखते हैं और अपनी सुपर पावर माइंडसेट को रखते हैं और अपनी पोजीशन को हम कैसे भी करके डोमिनेट करके रहेंगे। और जब तिब्बत पर कब्जा किया और पूरे तिब्बत पर कब्जा नहीं कर पाए, या यूं कहें कि तिब्बत के बाद भी टेरिटरी को आगे बढ़ाने का सोचते रहे, तो फिलॉसफी दे दी गई 6 फिंगर्स ऑफ तिब्बत। अब सवाल यही है, 6 फिंगर्स ऑफ तिब्बत यानी तिब्बत की 6 उंगलियां, जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड, अक्साई, लद्दाख, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूरा इलाका आता है 6 फिंगर रीजन के अंदर। यानी चाइना इस पूरे रीजन के ऊपर, इस पूरे टेरिटरी के ऊपर क्लेम करता है कि ये जो पूरी की पूरी टेरिटरी है ये इंडिया की है, सॉरी चाइना की है, उस पर इंडिया या नेपाल की कोई एग्जिस्टेंस किसी तरीके की नहीं है, यानी किसी तरीके की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर इंडिया एक पावर है जो ऑब्वियस सी बात है चाइना के इस क्लेम को कभी भी मानने वाली नहीं है। इंडिया कभी भी चाइना के इस क्लेम को तो कम से कम मानने वाला नहीं है कि यहाँ चाइना मतलब इंडिया मतलब चाइना जो है इन पे क्लेम करता है। लेकिन अब इंडिया की ताकत से भी चाइना परेशान है पहले दिन से कि भाई इंडिया अगर ताकतवर हुआ और चाइना के अगेंस्ट ज़्यादा ताकतवर हो गया तो चाइना का सुपर पावर बनने का सपना अधर में अटक जाएगा, क्योंकि इंडिया एक कैपेबल पावर है, कैपेबल फोर्स है। इसीलिए एट एनी कॉस्ट इंडिया को, किसी भी सूरत में इंडिया को कमज़ोर करना ज़रूरी है। इंडिया को कम से कम इतना कमज़ोर बनाए रखो, इतना ताकतवर मत होने दो या इतना कमज़ोर बनाए रखो कि ये आगे कभी भी चाइना के खिलाफ आवाज़ ना उठा पाए या चाइना के खिलाफ खड़ा ना हो पाए। अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसे में 5 प्लान्स कहो या 5 स्टेप्स कहो, 5 प्लान्स या 5 फ्रंट्स जिसे आप कहेंगे, उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो चाइना हमेशा इंडिया के अगेंस्ट इस तरीके के काम आगे बढ़ाता रहा है। अगर इसमें सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं तो वो आता है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। इस डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का मतलब ये है कि सीधे सीधे जाकर चाइना पे हमला, चाइना जो है वो भारत से लड़ेगा, हमला कर देगा। यानी आप सोच कर देखो, कभी नेहरू तो पंचशील डॉक्ट्रिन यानी पंचशील का सिद्धांत बता रहे हैं और इन्होंने 1962 वॉर इंडिया के अगेंस्ट कर दी और इंडिया को मतलब लीडरशिप क्वालिटी वहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर होने की वजह से जो है इंडिया को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। आज भी अगर आप देखते हैं तो गलवान वैली से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जितना भी इलाका है, सबके ऊपर इंडिया और चाइना की जो फोर्सेस हैं वो आमने सामने खड़ी हुई हैं, फेस टू फेस, आंखों में आंखें डालकर। और गलवान वैली 15 जून 2020 को जो इंसिडेंट हुआ वो तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का एक बिगिनिंग पॉइंट है, जो सेकंड कन्फ्रंटेशन अब इंडिया और चाइना की शुरू होने जा रही है या यूं कहें शुरू हो गई है। लेकिन समझदार दुश्मन जो होगा या समझदार इंसान जो होगा वो कभी भी फेस टू फेस लड़ने की नहीं सोचेगा। वो हमेशा थोड़ा सा लिमिट में इधर उधर रहकर
सामने वाले दुश्मन को जितना हो सके उतना ज़्यादा कमज़ोर करने की सोचेगा। और इसी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के मामले में अगर आप उठाकर देखें तो यहाँ पर एसोसिएशन या फिर अलायंस विद इंडियन नेबर्स। अब यहाँ ये मेन बात है कि हिंदुस्तान के जितने भी पड़ोसी हैं चारों तरफ है, उनके साथ एक अलायंस बनाओ, उनके साथ एक गुट बनाओ। और ये आज से नहीं है, ये शुरू से है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट हमेशा से कुछ ना कुछ प्लान किए रखा है। नतीजा अगर आप यहाँ देखते हैं तो पाकिस्तान, मैं इस चीज़ को समझा चुका हूँ कि पाकिस्तान भाई पहले दिन से इंडिया का दुश्मन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस फिलॉसफी को मानते हुए चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती शुरू से तो जैसी भी रही, लेकिन 1962 वॉर के बाद चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती लगातार परवान चढ़ती चली गई। अब चाइना खुद तो इंडिया को दुश्मन समझता ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चाइना इंडिया का दुश्मन है, लेकिन चाइना इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से जानता है कि अगर सिर्फ इंडिया को दुश्मन बनाए रखेंगे तो कोई फायदा, मतलब दुश्मन है तो अब अलग मैं अकेला क्यों लड़ूं, तो दोस्त बनाना है। और मज़े की बात यह है, इंडिया में म्यांमार के बारे में ज़्यादा सी डिस्कशन नहीं होती है। अब लेकिन रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के ऊपर चाइना ने जिस तरीके से डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर रखा है, जिस तरीके से अपना एक प्रभाव स्थापित कर रखा है, उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर तरीके से चाइना ने म्यांमार के अंदर अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर रखा है। सोच कर देखिए 1950s के आसपास चाइना म्यांमार के अंदर 1950s में म्यांमार में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, एक लोकतांत्रिक सरकार थी। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ता गया, समय आगे बढ़ता गया, 1961-62 में आकर म्यांमार के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया गया और वहाँ पर मिलिट्री कू रहा, जो कि लगभग 2008 तक रहा। अब आप सोच कर देखिए, उस दौरान दुनिया ने म्यांमार से दूरी बनाए रखी, भारत भी ये बेवकूफ़ी कर चुका था। लेकिन 2008 के बाद जिस तरीके से मतलब 2008 तक भारत ने भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने की सोची, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और म्यांमार के सारे पॉलिटिकल सिस्टम, सारे इकोनॉमिक सिस्टम, सब चीज़ों पर चाइना का कब्जा हो चुका था। और आज यहाँ तक कहा जाता है कि म्यांमार की 75% इकोनॉमी पर चीन का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल है। 75% इकोनॉमी पर चाइना का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल है। श्रीलंका का हाल किसी से छुपा नहीं है दोस्तों। जिस तरीके से श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर कब्जा करके चाइना बैठा हुआ है, उस वहाँ पर चाइना की प्रेजेंस ने इंडिया के डोमिनेंस को इंडियन ओशियन के अंदर काफ़ी हद तक कमज़ोर किया है, या यूं कहें कंट्रोल किया है। और यहीं पर मालदीव्स का अगर आप इलाका देखें तो यहाँ पर भी सोच कर देखिए, चाइना ने, और सबसे बड़ी बात हम कैसे भूल सकते हैं नेपाल वाले मामले को, केपी शर्मा ओली को जिस तरीके से गद्दी पर बिठाया गया नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को एसोसिएट करवाने के बाद, और किस तरीके से एक बहुत ही प्लान्ड वे के अंदर इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को खराब करके बर्बाद करने की तैयारी की गई यहाँ पर। तो अंदाज़ा आप लगा कर देखिए, इंडिया को चारों तरफ से घेर कर खड़ा था चाइना, बल्कि खड़ा है आज भी। अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पाकिस्तान, चाइना और उसके बाद ये रहा म्यांमार, ठीक है,
और इसके बाद श्रीलंका, मालदीव्स और पाकिस्तान। यानी इंडिया को जिस तरीके से एनसर्कल किया, यानी इंडिया को जिस तरीके से घेर रखा था, यकीन मानिए मैं अपने कोई भी होगा वो यही सोचेगा, उसे समझ में आएगा। उसी कड़ी में नेपाल भी आ गया था। चलो नेपाल अभी हम नहीं मानते हैं, लेकिन सोच कर देखिए, समझे। हालांकि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाया, एफर्ट्स लगाए और मालदीव्स को अपने पक्ष में कर लिया, और श्रीलंका में चाइना ने जो किया उससे श्रीलंका भी काफ़ी हद तक इंडिया के फेवर में आ चुका है। नेपाल इंडिया के फेवर में आ चुका है, लेकिन इंडिया म्यांमार और पाकिस्तान के मामले में अभी भी कहीं ना कहीं अकेला पड़ रहा है, या यूं कहें कि कमज़ोर पड़ रहा है। और म्यांमार तो फिर भी इंडिया के एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, लेकिन पाकिस्तान से तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं ही नहीं। फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि तीन तरफ से चाइना का डोमिनेंस इंडिया के अंदर बढ़ा हुआ है। ये तो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कि भैया सोचिए, हमारे दुश्मन देशों के साथ या यूं कहें हमारे पड़ोसियों के साथ इस तरीके का अलाइज बनाना, कभी डेट ट्रैप के अंदर फंसाना, कभी कुछ करना कभी कुछ, वो तो चाइना करता ही रहा है। लेकिन साथ में एक इंटरनल डिस्टरबेंसेस जो हैं, इंटरनल डिस्टरबेंसेस जो हैं, इनके ऊपर भी मामला खड़ा होता है, जो हमारे देश के अंदर आंतरिक समस्याएं क्रिएट करना, ये भी सबसे मेन बात है। सोचकर देखो, इंटरनल डिस्टरबेंसेस के नाम पर अगर ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, तो पाकिस्तान इंडिया के अंदर चाइना ने रेड कॉरिडोर बनाने की एक पॉलिसी बना ली थी, जिसमें तिरुपति से पशुपति तक, तिरुपति से लेकर पशुपति तक इंडिया के अंदर एक रेड कॉरिडोर डेवलप करना था। तिरुपतिनाथ आंध्र प्रदेश में और पशुपतिनाथ जो हैं वो नेपाल के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसे में ये पूरा रेड कॉरिडोर यानी इंडिया का लगभग 40% इलाके के अंदर नक्सलिज्म को बढ़ावा दिया गया। साथ में इस नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के अंदर भी उल्फा से लेकर बहुत सारे उल्फा से लेकर नागा से लेकर मणिपुर से लेकर मिजो से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जितने भी थे, सब के अंदर किसी न किसी फॉर्म में सेपरेटिस्ट फोर्सेस यानी कि हिंदुस्तान को तोड़ने वाली, हिंदुस्तान से अलग होने वाली जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो सारी मौजूद थी, और खुले प्रमाण मौजूद थे कि ये सारी इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग देने का काम चाइना से हो रहा है। इसके बाद अगर आप देखें तो जैसे जैसे चाइना के साथ टेंशन्स बढ़ रही हैं, इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट एक तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कश्मीर इशू जो है वो बढ़ रहा है। सोचिए यहाँ पर इंडिया को तोड़ने के लिए, वो तो शुक्र मनाने वाली बात है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पूरे के पूरे नक्सलिज्म को छत्तीसगढ़ उड़ीसा के छोटे से इलाके में घेर कर बिठा दिया, और ये पूरे रेड कॉरिडोर का जो भी सिस्टम है ये कोलैप्स करवा दिया। वरना सोचिए कि रोज इतने बड़े इलाके में नक्सलिज्म का डोमिनेंस इतना ज़्यादा था कि वहाँ से कोई ट्रेन निकल रही है, बस निकल रहा है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैरेलल गवर्नमेंट नक्सलाइट्स की चल रही होती थी। अब आप सोच कर देखिए, चाइना ने ये दो काम तो किए कि मतलब सेपरेटिस्ट फोर्सेस में नक्सलाइट्स को पहले दिन से 1967 से इंडिया में नक्सलिज्म चल रहा है, 62 की लड़ाई के बाद 67 से लगातार, और हथियार गोला बारूद से लेकर आइडियोलॉजिकल जो कनेक्शन इनके चाइना से दिखाई दिए हैं, खुलकर दिखाई दिए हैं, समझे। अब एकदम से यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ हो तो देख भी लिया जाए, लेकिन इंडिया में जिस तरीके से सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ इंटरनली कभी भी आप समझिए सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स में, भाई एक रामनवमी का जो कीर्तन है, जुलूस है, वो निकल रहा है, पता लगा एक ग्रुप आया पत्थर मार के भाग गया,
दो लड़के आए, पत्थर मार के भाग गए। दोनों ग्रुप्स आपस में हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मारने काटने पर तुले हुए हैं, लेकिन पत्थर मार के भागने वाला कोई भी हो सकता है, हिंदू मुसलमान कुछ भी, लेकिन उसके पीछे हो सकता है पाकिस्तान, चाइना हो कि जा 2-4 पत्थर मार लिए, मैं तेरे को 50,000 रुपये दे दूंगा। और हम हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दनें काटने में लगे हुए हैं। फिर तो वो मामला बढ़ता जा रहा है। सोचकर देखिए, ये मामला पिछले कुछ दिनों में ही इसलिए ज़्यादा बढ़ा क्योंकि दुनिया में सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, दुनिया में जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। इसलिए इंडिया को भी अंदर से कमज़ोर करने के लिए इस तरीके के इश्यूज़ जानबूझकर क्रिएट किए जा रहे हैं। तो ये भी एक तरीका होता है लड़ाई लड़ने का और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने की। एक थोड़ी तीसरी पॉलिसी चाइना ने यहाँ पर इंडिया के खिलाफ बना रखी है। चौथा है इकोनॉमिक वॉर। इस वॉर में इंडिया मेरे हिसाब से लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लड़ता हुआ बहुत ज़्यादा सा दिखाई नहीं दे रहा और बहुत ज़्यादा सफल होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका एग्जाम्पल ये है कि हमारा जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं ट्रेड चाइना से ज़्यादा हो रहा है और आज के दिन चाइना फर्स्ट या सेकंड इकोनॉमिक पार्टनर हमारा है, ट्रेड पार्टनर हमारा है और इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड चाइना से होता है। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो चाइना की तरफ बुरी तरीके से झुका हुआ है। 115 बिलियन डॉलर के आसपास के ट्रेड की उम्मीद की जा रही है और 115 बिलियन डॉलर ट्रेड के बीच में हम सिर्फ 30 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, 40 बिलियन डॉलर का, और 75 बिलियन डॉलर का सामान हम वापस मंगा लेते हैं। ऐसे में 3 गुने का जो फर्क है, इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई दे रही है कि चाइना को, इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली चाइना के अंदर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन चाइना। इंडिया को इकोनॉमिकली चाइना पे डिपेंडेंट कर दो, भारत को आर्थिक तौर पर चाइना के ऊपर निर्भर कर दो। अब भारत अगर आर्थिक तौर पर चीन पर निर्भर हो जाएगा, अगर भारत आर्थिक तौर पर चीन पर निर्भर हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया कभी भी चाइना से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। ये भी एक रीज़न है कि आप थोड़ा थोड़ा करके, इंडिया भले ही चाइना को 5G में रोक रहा है, वीवो के अगेंस्ट आपने क्या नाम है बैन लगा, ईडी बिठा दी है, बहुत सारी आपने ऐप्स बंद कर दी, बहुत सारा कुछ किया, लेकिन एकदम से नी जर्क रिएक्शन या नी जर्क स्टेप आप नहीं ले सकते क्योंकि आप जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो चाइना पर डिपेंडेंट है। और भले ही हमारे देश के लोग शोर मचा रहे हों, भारत माता की जय के नारे के जोश के अंदर कह रहे हों हम चाइना को मज़ा चखाएंगे, लेकिन इंटरनली तो हमारी भारत सरकार जानती है कि चीन से एकदम से ट्रेड बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस इकोनॉमी का जो शॉक मतलब उस ट्रेड शॉक को इंडियन इकोनॉमी झेल नहीं पाएगी। हम सब के मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक पूरे तरीके से जब बंद होंगे तो हमारी फ्रस्ट्रेशन हमारी सरकार पर निकलना लाजमी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये नेचुरल प्रोसेस है इसलिए। और चौथा सबसे मेन पार्ट है साइबर वॉर। अब ये साइबर वॉर एक तरीके से तो ये होता है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम को कोलैप्स कर दिया जाए, हमारे न्यूक्लियर सिस्टम को, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बॉम्बे के अंदर 4 दिन लाइट ही नहीं है क्योंकि साइबर अटैक हुआ और हमारी इलेक्ट्रिसिटी को उड़ा दिया। इसी तरीके से नॉर्थ इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी को उड़ा दिया, हमारे सैटेलाइट सिस्टम को कोलैप्स कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन एक साइबर वॉर अलग और है, और वो है सोशल मीडिया के ऊपर वॉर। जानबूझकर ऐसी इंफॉर्मेशंस को इन्फ्यूज़ करना जिससे रिएक्शन आए लोगों का और उस रिएक्शन का असर इंडिया के ऊपर दिखाई दे, समझे, हमारे अंदर सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने शुरू हो जाएं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ
अभी कर्नाटका के अंदर जो है मुस्लिम्स का एक रिएक्शन आया था, ये 2014-15 के आसपास की बात है, जिसके अंदर कुछ फ़ोटो, जब म्यांमार वाले मामले की जो फ़ोटो थी, म्यांमार के मुस्लिम्स को मारने वाली जो फ़ोटो थी, वो वायरल हो गई और लोगों को कहने लगे कि आसाम के अंदर जो आसामीज़ लोग हैं वो मुस्लिम्स को मार रहे हैं। उसका रिएक्शन ये आया कि मुस्लिम्स ने असमीज़, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, उनके ऊपर अटैक करने शुरू किए, उन्हें धमकियां देना शुरू किया। और भाई उसके बाद बीजेपी और आरएसएस जो है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के पक्ष में आई, लेकिन फिर भी सोशल कॉन्फ्लिक्ट का एक रीज़न जो है वो वहाँ पर खड़ा हो गया था। सोशल कॉन्फ्लिक्ट का जो इशू खड़ा हुआ वो काफ़ी ज़्यादा था। ऐसे ही कभी हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट दिखाई देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, और इसी तरीके से कभी किसान आंदोलन, कभी CANRC, कभी कुछ। हालांकि उसमें इशू इंडियन भी हो सकते हैं, लेकिन उन इश्यूज़ को एक तरीके से डेडलॉक क्रिएट कर देना वो एक प्लान्ड वे में दिखाई देता है। तो मेरे हिसाब से ये 5 तरीके हैं जो चाइना लगातार कोशिश कर रहा है अलग अलग डायमेंशंस में, और इसमें आप खालिस्तान भी देख सकते हो। अब आप कहोगे खालिस्तान से पाकिस्तान से, भाई खालिस्तान के पास पैसे तो है नहीं, चाइना ने कुछ पैसे भेज दिए कि जा भाई खालिस्तान को प्रमोट कर, चाइना ने कुछ पैसे और भेज दिए कि कश्मीर के अंदर प्रमोट करो, चाइना ने कुछ और पैसे भेज दिए कि कुछ हिजाब इशू उठा दो, CANRC उठा दो, फंडिंग भेजो ताकि इंडिया के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते रहें। और उस इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का फ़ायदा ये होगा कि इंडियन गवर्नमेंट अपने इंडियन सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं उनको संभालते रह जाएगी और चाइना जैसे देश के अगेंस्ट तरक्की नहीं या प्रिपरेशन नहीं कर पाएगी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस मामले में जो भी कर रही है, मेरे हिसाब से नक्सलिज्म को जिस तरीके से रूट आउट किया है, जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सॉल्व किया है, जिस तरीके से खालिस्तान को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, कश्मीर मामले को सेटल किया है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, और जिस तरीके से डे नाइट प्रोग्रेस हो रही है, उसका सीधा सीधा असर इंडिया के ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी चाइना की जो पॉलिसी थी वो डिस्कस करना था। इंडिया इसके लिए क्या कर रहा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।